नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से निकलकर प्रधानमंत्री हाउस पहुंच गए हैं। यूपी चुनाव जीतने के बाद योगी पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। मोदी और योगी किसी मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम पर बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ऐसी बातें अमूमन नहीं करते। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से योगी की मीटिंग हो चुकी है। 1 घंटे बाद योगी जेपी नड्डा से भी मिलने वाले हैं। अमित शाह से योगी की मुलाकात 2 घंटे बाद होगी। तो आपको बताते हैं कि मोदी और योगी में क्या बात होगी। दरअसल मोदी हमेशा बड़ा टारगेट सेट करते हैं और एक टारगेट अचीव कर लेने के बाद कभी रुकते नहीं। मोदी ने 22 का गोल सेट कर दिया है। 22 के बाद अब 24 का गोल नजर पे है, जिसमें पूरी यूपी का बड़ा रोल होगा। मोदी और योगी की सबसे बड़ी उपयोगी जोड़ी उसी टारगेट को अचीव करने के लिए जुटी है। तो हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, लगभग कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री निवास पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक शुरू होगी। और जैसा कि आपने भी बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के बाद ये पहली दफा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ यूपी में रैलियां की थी, उन्होंने वर्चुअल रैली की थी, हाइब्रिड रैली की थी और रोड शोज किए थे, जिसका सीधा असर चुनाव के नतीजों पर पड़ा। और वो बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को लेकर कितनी मेहनत की थी और उनके चेहरे पे उनके काम को लेकर यूपी की जनता ने वोट दिया। तो जब दोनों की मुलाकात होगी, जो आमने सामने होंगे, जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गाइडेंस भी लेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जैसे कहा था कि एक जीत या एक हार से जो हमारी जो मंजिल क्या होगी ये तय नहीं होती है, ये एक सतत प्रक्रिया होती है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने चुनौतियां नहीं है और नई नई आकांक्षाएं, नई नई उम्मीदें अब लोगों की होगी योगी आदित्यनाथ से। तो ऐसे में कैसे सरकार वहां काम करेगी, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का मार्गदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ जैसा उन्होंने कहा था जब बीजेपी हेडक्वार्टर में इस चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था कि जैसे पिछले यूपी चुनाव के बाद 2019 में बीजेपी बहुमत के साथ केंद्र में आई थी, तो वैसे ही इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव ने बता दिया है और संकेत दे दिया है कि 2024 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उसके लिए भी काम करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जीत के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ये भी कहेंगे कि जो वादा किया गया यूपी की जनता से, उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता की है, बीजेपी के हर एक मंत्री की है और योगी आदित्यनाथ की है। तो इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का मार्गदर्शन बिल्कुल। और आनंद, ये जो आइटिनरी है पूरी बनी हुई है, यानी 5 बजे का वक्त प्रधानमंत्री से मिलने का था, लगभग 1 घंटे का वक्त उसके लिए है। फिर उसके बाद उन्हें जेपी नड्डा जी से मिलना है, राजनाथ सिंह से मिलना है, रक्षा मंत्री से, और फिर आखिर में अमित शाह जी से मिलना है। तो ये पूरा प्रोग्राम उनका सेट है आज का। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पे योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण के लिए इनवाइट भी करेंगे और उनका समय भी लेंगे। क्योंकि जिन जिन से वो मुलाकात कर रहे हैं उनसे समय भी पूछ रहे हैं कि कौन सी वो सही डेट होगी जिस दिन ये सभी बड़े नेता अपना समय निकाल कर शपथ ग्रहण में आ सकते हैं। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह है, जिस तरह से जीत प्रचंड जीत है, तो वैसे ही शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो उन सबको व्यक्तिगत तौर पर योगी आदित्यनाथ इनवाइट भी कर रहे हैं। और जब जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी, अमित शाह के साथ मुलाकात होगी, तो उस बैठक में जो योगी मंत्रिमंडल का संभावित चेहरा होगा उसको लेकर भी चर्चा उनसे की जाएगी। आनंद, एक सवाल ये कि आम धारणा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे कि क्या रूपरेखा होगी, जबकि बीजेपी कहती है कि संगठन महामंत्री के जरिए संवाद होता है। तो आज के संवाद में क्या यूपी सरकार की अगली रूपरेखा क्या हो, उस पर भी बात होगी? देखिए, प्रधानमंत्री के साथ बैठक में योगी आदित्यनाथ कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया है, ये चर्चा नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी चर्चा होगी वो उनको निमंत्रित करेंगे अपने शपथ ग्रहण में आने के लिए और पूछेंगे कि किस दिन आप समय निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी देंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे वक्त में जब यूक्रेन का संकट चल रहा था, हमारे भारतीय छात्र वहाँ फंसे हुए थे, प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उस यूक्रेन संकट को लेकर भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए दिन रात बैठकें की, सुबह शाम बैठकें की, बल्कि इस बिजी शेड्यूल के बीच
बीच भी वो समय निकाल कर उन्होंने उत्तर प्रदेश में सभाएं की, रोड शो किए। तो इन तमाम बातों के लिए योगी आदित्यनाथ उनको धन्यवाद भी देंगे और साथ ही साथ उनसे मार्गदर्शन भी लेंगे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या अपेक्षा है, क्योंकि जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है तो जाहिर तौर पे लोगों ने भरोसा जताया, तो उस भरोसे पे, उस उम्मीदों पे खरे उतरने की जिम्मेदारी भी योगी आदित्यनाथ की है। और रही बात संभावित चेहरों की, तो ये जो बातें हैं, जो BS संतोष के साथ उनकी लगभग 1.5 घंटे की बैठक हुई, बिल्कुल, तो आनंद, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है आज जो ये 4-5 मीटिंग्स होनी है, अभी वाइस प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं योगी आदित्यनाथ, BL संतोष के साथ एक लंबी मीटिंग उनकी हुई है जिसमें सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे, और अब प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं। फिर उनकी मीटिंग होनी है JP नड्डा से, बीजेपी अध्यक्ष से और रक्षा मंत्री से, और फिर अंत में अमित शाह से। लेकिन यह कहा जा सकता है साफ तौर पर कि डिप्टी CM कितने होंगे, सरकार का खाका किस तरह का होगा, शपथ ग्रहण कब होगा होली के बाद, यानी ये तमाम बातें आज निकल कर आ जाएंगी शाम तक। जी बिल्कुल, लगभग ये बातें तय हो जाएंगी, क्योंकि जब वो सबसे मिल रहा है तो उन सब समय भी पूछ रहे हैं किस दिन आप फ्री होंगे, तो किस दिन ओथ होगी, शपथ ग्रहण किस दिन होगा, वो लगभग तय हो जाएगा। और रही बात चेहरों की, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो जब वो JP नड्डा से मुलाकात करेंगे, अमित शाह से मुलाकात करेंगे, और चूंकि BL संतोष से लगभग 1.5 घंटे भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो लगभग उसका भी एक रूपरेखा उनके पास तय होगी कि ये संभावित मंत्री होंगे। लेकिन चूंकि अभी समय है शपथ ग्रहण में, तो उस बीच में भी बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारे चेहरे हैं, उनको लेकर भी चर्चा होने के लिए अभी पूरा समय बचा हुआ है। और दूसरी बात आपको हम बता दें कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, तो उसको भव्य बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और डिप्टी CM की जहां तक बात है, तो जैसा कि आपको भी पता है कि केशव मौर्य भले ही चुनाव हार गए, लेकिन उनका कद ऐसा है कि उनको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो उसको लेकर भी पार्टी के स्तर पे एक रणनीति बनानी पड़ेगी, एक राय मशवरा बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या उनको डिप्टी CM बनाया जाए, क्या डिप्टी CM 3 बनाया जाए, 4 बनाया जाए, या फिर डिप्टी CM बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। तो तमाम बातें हैं जो कि चर्चा हो जाएंगी। और कुछ बातें अगर कुछ मुद्दों पे अगर आपको लगता है कि सहमति नहीं बन पा रही है, बिल्कुल आनंद, मैं लौटता हूं आपके पास। पवन, जरा हम जो तमाम मेहमान हमारे से जुड़ गए उनका जरा परिचय करवा दें। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी BJP के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, शिवम त्यागी हैं राजनीतिक विश्लेषक, और अमिताभ तिवारी साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, और साथ ही साथ ब्रिजेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, जरा ये बताइए, अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है, तो सबको ये उम्मीद है कि आज जो ये 3-4 मीटिंग अभी और होनी है, तो इसके बाद देर शाम तक आज लगभग वो खाका किस तरह का मंत्रिमंडल होगा, कितने डिप्टी CM होंगे, शपथ ग्रहण कब होगा, कम से कम ये खबर जो है वो सामने आ जाएगी। देखिए पंकज जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और लोकतांत्रिक पद्धति से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी राज्य इकाई जब इस प्रकार के एक बड़े बहुमत के साथ, जनादेश के साथ जीत कर आती है, तो निश्चित तौर पर अपने हम वरिष्ठों के साथ मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं, उनके साथ विचार विमर्श भी करते हैं, और जितने सारे आपने सवाल पूछे हैं, इन सारे सवालों का संभावित हल भी उन सारी बैठकों में ही, इन सारी बातचीत में ही निकल करके आ जाता है। मैं आनंद जी को सुन रहा था, आपके संवाददाता ने बहुत सारे सवालों के जवाब जिस तरह से दिए हैं, उनके अपने अनुभव हैं, और उन अनुभवों के आधार पर उन्होंने बता दिया कि क्या क्या बातचीत उनके बीच में होगी। मैं उनके अनुभवों को काटने का प्रयास नहीं करूंगा। उन्होंने जो कुछ कहा है, मुझे लगता है बहुत कुछ उसके नजदीक होगा। बहुत सारी बातें जब हम अपने वरिष्ठों के साथ बैठते हैं, उनके मार्गदर्शन में उनसे जब बातचीत परामर्श करते हैं, तो बहुत सारी बातें उनमें स्पष्ट हो जाती हैं। और जो सारे सवाल आपने पूछे हैं, इन सारे सवालों के जवाब अपने अगले 2-3 दिनों में आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। शिवम त्यागी, आपसे सवाल यह है कि किस तरीके से उम्मीदें होंगी, क्योंकि 11 मंत्री चुनाव हार गए थे। शिवम हमारे साथ, माफ कीजिएगा, नहीं हो पाए हैं साथ में। राकेश जी, तो क्या रूपरेखा क्या होगी, क्या इस बात के कुछ संकेत मिले हैं, या अभी केंद्रीय नेतृत्व से ही संकेत मिलेंगे? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हुई है, जनता ने जिस तरह का जनादेश दिया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, हमने लगातार इधर जो चुनाव प्रबंधन में लगे हुए हमारे कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के पदाधिकारी थे, जो पार्टी के हमारे जुड़े हुए जो वॉर रूम था उसमें काम कर रहे जो लोग थे, जिन्होंने पिछले 3 महीनों से लगातार पार्टी के लिए रणनीति बनाने का काम किया है, इस रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया है, उनके साथ वो संवाद कर रहे थे। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मुलाकात को कई लोगों के साथ हुई है। तो ये अभी तक क्रम चल रहा था, अभी इस पर विचार विमर्श नहीं हुआ है कि सरकार के कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी, अभी सब बातें तय नहीं हो पाई हैं। लेकिन जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी मुलाकात होगी, महामंत्री संगठन के साथ मुलाकात हुई है, निश्चित तौर पर इन सारी मुलाकातों के साथ ही इन सारे सवालों के जवाब इन्हीं मुलाकातों के साथ निकलेंगे।
ब्रजेश शुक्ला जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या ये योगी 2.0 की कैबिनेट 1 से बहुत कुछ अलग होगी, जहां योगी की छाप दिखेगी, या जो पहले थी उसी का कंटिन्यूएशन नजर आएगा? देखिए, काफी परिवर्तन होगा इस मंत्रिमंडल में पिछली बार से, क्योंकि कई मंत्री हारे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में चूंकि वो हार गए हैं, इसलिए फेरबदल अपने आप ही होगा। हो सकता है कि एक दलित चेहरा भी सामने आए मंत्रिमंडल में, जो डिप्टी सीएम के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, एक नई चुनौती को लेकर आने वाला है। ये भले ही जीत का जश्न हो, लेकिन इस जगह से नई चुनौती शुरू होती है। जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उसके 1 महीने बाद ही, हमारे ख्याल से 1-1.5 महीने बाद ही आपको दिखने लगेगा, एक नया युद्ध दिखेगा जो 2024 के लिए शुरू होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी उन तमाम चीजों को तलाश चुकी है जिसके कारण उसको लगता है कि ये गड्ढा था और इसको भरा जाना चाहिए। तो एक काफी परिवर्तन के साथ बीजेपी आ रही है, और ये परिवर्तन जो है 2024 को ध्यान में रखकर विशेष रूप से किया जाएगा। बिल्कुल। अमिताभ तिवारी जी, जरा आपको चर्चा में लाना चाहेंगे। देखिए, जातीय समीकरण जो है वो अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रवेश में बात करें, परिवेश में बात करें, तो वो बहुत मायने रखता है। तो अब ये जो नया मंत्रिमंडल होगा, क्या उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा? आपको क्या लगता है? अमिताभ तिवारी जी से अमिताभ जी, जरा आप अनम्यूट करिए, जरा आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, अब बोलिए। अमिताभ जी बोलिए अब। हाँ जी, तो वहां पर आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में से बहुत भारी संख्या में नॉन यादव ओबीसीज और खास करके नॉन जाटव दलित जीत करके आए हैं जी। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां पर एक इनोवेटिव सोशल इंजीनियरिंग करी है, उसकी बदौलत सारे कास्ट ग्रुप्स के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। इसका मतलब है कि जो मंत्रिमंडल रहने वाला है उसमें सभी छोटे और बड़े सब कास्ट ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सारी अन्य जातियों में सबसे ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। तो मुझे लगता है ये जो एक बैलेंस है, ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अचीव करने के लिए। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स अगर बनाए जाते हैं, और जैसा ब्रजेश जी कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि एक डेप्यूटी सीएम इस बार हम नॉन जाटव दलित यानी एक एससी कम्युनिटी से देख सकते हैं। तो नॉन जाटव एससी कम्युनिटी से एक दलित सीएम हो सकता है। हमारे साथ शिवम भी हैं। शिवम, अब की बार जात की दीवार टूटती हुई नजर आई, लेकिन जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो प्रतिनिधित्व भी देना है, तो फिर क्या अब की बार भी वैसे ही बताया जाएगा कि कौन किस जात समाज से आता है, या अब की बार बिना जात सभी को रिप्रेजेंटेशन देने की बात होगी? पवन जी, सबसे पहले तो ये कि जात की दीवार इस बार नहीं टूटी है, 2014 से उत्तर प्रदेश में हर बार टूटी है। जिस तरीके से आदरणीय गृह मंत्री जी ने 2013 में जब वो आए थे प्रभारी बनकर 14 में और चीजों को मटेरियलाइज किया और चीजें आगे बढ़ी, और आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी चीजें आगे बढ़ी, तो मुझे लगता है 14 में, 17 में, 19 में और अब 22 में हर बार उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया है कि कास्ट से ऊपर उठकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट दिया है। अब आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की और ये कहा कि क्या इस तरीके से नाम लेकर बताया जाएगा। मेरा मानना है जनता ने कास्ट के हिसाब से बेशक वोट ना दिया हो, लेकिन हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिले, सबको एक मौका मिले, सबकी एक उम्मीद होती है, और मुझे लगता है उसी के हिसाब से उसी पर तमाम तरह के मंथन होंगे। हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना, तय करना एक सरकार का, एक मुखिया की जिम्मेदारी होती है। और मुझे लगता है जिस तरीके से एक मीटिंग दर मीटिंग हुई है, तमाम लोगों से मिलना हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज मिलेंगे दिल्ली में, तो ये सब उसी की मंत्रणा है, कौन केपेबल है, किनको आगे लाया जाए, कौन बेहतर कर सकते हैं, कौन चीजों को और मजबूत करते हैं। और मेरा अपना मानना है, लोग जाति को लिखते हुए कभी नाम के पीछे नहीं शर्माते, अगर कहीं पर बता दिया गया तो इसमें परेशानी क्या है। बिल्कुल। और राकेश जी, हमने प्रधानमंत्री का काम करने के तरीके को देखा है। देखिए, जैसे ये 5 प्रदेशों के नतीजे आए, उसके
ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए। अब वहां पर 2 महत्वपूर्ण चुनाव इस साल होने हैं, हिमाचल और गुजरात में चुनाव है और फिर अगले साल और 9 जगहों पर चुनाव है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो है वो ऑन द टोज रहने की बात हमेशा कहते हैं, यानी आपको अपने आप को प्रूव करना है। इतना भारी बहुमत मिला है इस बार, तो अब जो 6 महीने बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी प्रधानमंत्री शायद योगी जी से जरूर बात करें। देखिए पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो विशिष्ट कार्य पद्धति है, इसमें कार्यकर्ता अहरनिश काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। केवल चुनाव ही जो पार्टियां जनता के बीच में जाती हैं, जनता उनको खारिज कर देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव हो या नहीं हो, हम राजनीति को सेवा भाव से मानते हुए समाज के स्पंद की संवेदनाओं से जुड़ करके हम उनके हृदय में स्पंदन पैदा कर सके, हम लगातार इस तरह से लगातार सक्रिय रह करके उनके बीच में काम करते रहते हैं। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में और मणिपुर में जिस तरह की विजय मिली है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपना विस्तार किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और नेतृत्व की हमारी नीतियां, नेतृत्व का सबका जिस प्रकार से सक्रियता रहती है, उसके कारण से है। देश में हमारे पास पूरी दुनिया भर के लिए आज एक अपने आप में मिसाल बन रहे देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हैं, जो लगातार बिना थके हुए जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उनको ऊर्जा देने का काम करते हैं। और उन्होंने गुजरात जाकर के जिस तरह से भी किया है, उसके बाद सबको अपने आप ही इस बात का एहसास होने लगा कि गुजरात में चुनाव है, सबकी दृष्टि अपने आप गुजरात की तरफ मुड़ गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि उनका कोई भी दौरा केवल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नहीं है, एक लंबी रणनीति का हिस्सा होते हैं। कैसे हम लोगों के बीच में अपना जुड़ाव लगातार बनाए रखें। देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो बनारस की अपनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता के साथ जिस तरह से संवाद रखने का काम करते हैं, यही कारण है कि बनारस में हम क्लीन स्वीप करने का काम करते हैं। ये बात अन्य विपक्षी दलों को भी सीखनी चाहिए कि केवल चुनाव में सक्रिय नहीं, लगातार जनता के बीच में सक्रिय होना चाहिए। मैं आज पंकज जी इस बात को साथ में और उल्लेख करूंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन पर हमने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने का काम किया था। 6 महीने जब बीते तो हमने 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा। जब हमारा 1 वर्ष पूरा हुआ तो हमने 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा। हर वर्ष दर वर्ष हमने जनता के बीच में अपनी सरकार के कामकाज की अपनी उपलब्धियां हम जनता के बीच में रखते रहे। जो सरकारें 5 वर्ष पर जनता के बीच में जाती हैं, उन सरकारों की हालत बुरी होती है, वो सरकारें रिपीट नहीं होती हैं। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें लगातार वर्ष दर वर्ष रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जीत कर आए हैं पद्धति का अमिताभ तिवारी जी, आपसे ये सवाल समझना चाह रहे हैं हम। पिछली बार जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कहा गया कि वो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं, लेकिन अब की बार उनका नाम सामने था, उसके आधार पर चुनाव हुआ। तो इस कैबिनेट में क्या योगी की छाप अलग से दिखाई देगी या संगठन वाला रवैया ही ज्यादा हावी होगा? जी, क्योंकि जीत काफी प्रचंड है और 37 साल बाद कोई चीफ मिनिस्टर यूपी में रिपीट होकर आ रहे हैं और योगी ने अपने आप को पिछले 5 सालों में प्रूव किया है और वहां पर पॉपुलैरिटी भी उनकी बहुत ज्यादा है, जो कि रिजल्ट्स में झलक करके आती है। तो मुझे लगता है इस बार जरूर हमें देखने को मिलेगा कि जो कैबिनेट है उसमें उनकी एक छाप रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी उनकी भी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस ऐसी ही है कि उनकी जो छाप है, उनकी जो कार्यशैली है, उनके जो चुनिंदा फेवरेट लोग हैं उनके साथ काम करें, क्योंकि जो विजन होता है, जो भी ब्लूप्रिंट होता है, जो भी यूपी 2.0 अंडर योगी जी के अंडर इंप्लीमेंट करना है भाजपा को, वो तो जब उनके साथ उनके खास लोग रहेंगे तभी वो इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो इसमें कोई मुझे गलत बात नहीं लगती है कि इसमें योगी जी की छाप रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस बार बहुत अच्छे तरह से प्रूव किया है और हिस्ट्री के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जहां पे है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, 3 डेकेड से ऊपर का जो ये ट्रेंड था उसको तोड़कर आए हैं। तो उनको एक फ्री हैंड जरूर मिलना चाहिए। हाँ, जैसे राकेश जी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक ढांचा उसके पास है और उसकी एक इनपुट जो है उससे सलाह मशवरा किए बिना कोई अंतिम फैसला नहीं होता है। तो कंसेंसस एक बिल्ड किया जाएगा एक नई टीम के लिए और उसमें योगी जी की जो फुटप्रिंट है हमको देखने यानी को मिलेगी। योगी की छाप दिखाई देगी। शिवम त्यागी, कोई चेहरे आप सजेस्ट करना चाहेंगे विश्लेषक के तौर पर? कौन से वो चेहरे जो इस चुनाव में स्टैंड आउट हुए हों, जिन पर नजर होनी चाहिए? हालांकि बीजेपी सरप्राइज करने में बिलीव करती है, बहुत से ऐसे नाम भी होंगे जिनका कहीं जिक्र नहीं होगा। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे प्रेडिक्ट करना तो बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे सरप्राइज ही होना है तो मैं तो शुभकामनाएं दूंगा राकेश त्रिपाठी जी को कि वही अभी इस समय पैनल पर हैं
हो सकता है कि उनका नाम भी कहीं हो, तो मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी की कोई बात हो नहीं सकती, नंबर एक। और बाकी आपने जवाब अपने आप ही दे दिया कि सरप्राइज एलिमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक स्तर पर इतनी मजबूत है, और कैडर बेस्ड पार्टी का एक क्वालिटी होता है कि वो किसी को भी कहीं पर भी कैसे भी काम के लिए डिप्यूट कर सकते हैं। मतलब जो मैं कह रहा हूं, और इस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरी जबान पर सरस्वती बैठी हुई है, तो ये बिल्कुल संभव है पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, कि राकेश त्रिपाठी जी बन जाए। क्योंकि जब आप एक कैडर बेस्ड पार्टी में होते हैं या उसका हिस्सा होते हैं, तो लोग जो है, संगठन जो है, कैडर जो है, और प्रदेश की जनता या देश की जनता उसको फॉलो करते हैं। पर्टिकुलरली किसी नाम को लेकर अगर कोई बात कही जाए तो मुझे लगता है वैसा संभव नहीं है। हाँ, जहां तक प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को समय से पहले उत्तराखंड से बुलाया, चुनाव लड़वाया, तो उनका तो कहीं ना कहीं कैबिनेट में होना लगभग मुझे तय लगता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, प्रेडिक्शंस लगाना भारतीय जनता पार्टी के साथ उचित नहीं है। बिल्कुल। और राकेश जी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। शिवम जो है वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने तो ये कह दिया कि आप भी वो संभावित नाम हो सकते हैं। बेबी रानी मौर्य जी का जिक्र शायद वो करना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं जिस समुदाय से वो आती है, मायावती जी के बराबर का एक नेता बनाने की शायद उनको तैयारी करेगी बीजेपी। और आपको क्या लगता है, आप चूंकि विपक्ष जो है वो भी थोड़ा हेल्दी होगा, और अच्छा लोकतंत्र वही होता है जहां पर विपक्ष भी सॉलिड हो, तो अब वो भी जोर शोर से विधानसभा में बैठेंगे, तो ऐसे में चुनौतियां जो है और ज्यादा बढ़ती हैं बीजेपी की। नहीं, देखिए पंकज जी, चूंकि इस पैनल में मैं मौजूद हूं, इसलिए शिवम जी ने एक उदाहरण देकर के बताया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को तो ये जिम्मेदारी दे सकती है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिम्मेदारी निर्वहन के लिए तैयार रहता है। आप देखें तो हमने उत्तर प्रदेश में राजेश्वर सिंह जी को जिस तरह से चुनाव लड़ाया, पीआरएस लेकर के आए, ईडी के अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया और राजेश्वर सिंह जी चुनाव जीत करके आए। असीम अरुण जी को आप देखेंगे, जो समय से पहले ही उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति ली और वो इस्तीफा देकर के आए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीत करके आए। यानी भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करने से पीछे नहीं हटती है, और हमने कई ऐसे प्रयोग किए हैं। चलिए, 2 नाम तो बता दिया, जनता ने सराहने का काम किया है। हमने अनुभव नहीं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, मैं तो उदाहरण देकर के बता रहा हूं। ये ऐसे ही उदाहरण है कि किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी पार्टी देगी। पार्टी टिकट देकर के चुनाव लड़ाएगी, या पार्टी उनको विधान परिषद में किसी को भेजने का काम करेगी, या पार्टी संगठनात्मक ढांचे में उनको पार्टी का पदाधिकारी बना करके उनका उपयोग करेगी। ये पार्टी का नेतृत्व आपस में विचार विमर्श करके, कार्यकर्ता की योग्यता को देख करके, उनके अनुभव को देखते हुए और उनके भविष्य के बारे में आकलन करते हुए पार्टी उनके संदर्भ में निर्णय लेता है। मैं मानता हूं कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता बनेगा वो उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से करेगा। आपने विपक्ष को लेकर के बात कही है कि एक सशक्त विपक्ष है उत्तर प्रदेश में। मैं निश्चित तौर पर विपक्ष से अपेक्षा करूंगा कि विपक्ष सकारात्मक तौर पर सहयोग करे एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज हम दूसरे नंबर पर है, इसको पहले नंबर पर लेकर के जाना है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी आज देश में दूसरे नंबर पर है, हम इसको पहले नंबर पर लेकर जाने चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे टारगेट हमने फिक्स किए हुए उत्तर प्रदेश को लेकर के, अपने संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें हमने कही हैं। इन सारी बातों को पूरा करने के लिए हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि वो किसी प्रकार के अगर सुझाव देंगे, किसी प्रकार पे टोका टाकी अगर हमें करेंगे हमारे काम में, अगर वो गुणवत्ता के सुधार करने के लिए, तो हम उसको एक सकारात्मक आलोचना के रूप में देखेंगे और उसको सर माथे लेते हुए निश्चित तौर पर उसको स्वीकार करने से कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन सकारात्मक विपक्ष जब मजबूती से उत्तर प्रदेश में काम करेगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 ब्रिजेश जी, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर इस नहीं दुनिया भर के लिए मॉडल बनेगा। जी ब्रिजेश जी, आपके अनुभव से हम जानना चाहेंगे, अगर इस चुनावी नतीजों की बात करें, जो बंपर जीत हासिल हुई है बीजेपी को, शानदार जीत हासिल हुई है, उसके पीछे क्या, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करते हो तो उसका रिवॉर्ड जनता देती है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की और कहीं ना कहीं जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। राशन जो घर घर पहुंचा, उसके अलावा इन 5 सालों में अगर आप योगी के काम को देखें, योगी सरकार के काम को देखें, तो क्या क्या आप मानेंगे कि उन चीजों ने इस शानदार जीत में रोल अदा किया है? देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश का पूरा दौरा किया है पूरे चुनाव में, पश्चिम से लेके पूर्व तक गया हूं। 2 मुद्दे मुझे हर जगह मिले। पहली मुद्दा, जहां तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है, यहाँ पर कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। मुझे ताज्जुब होता था कि जब मैं गांव में जाता था, जब शहरों में कहीं जाएं, लोग कहते थे कि साहब अब आप रात को कहीं निकल सकते हैं, बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और उसके बाद मैंने सोचा शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही मुद्दा हो, लेकिन मैं बढ़ता गया बुंदेलखंड और फिर पूर्व उत्तर प्रदेश तक। यह मुद्दा विरोधी भी इसको दबी जुबान कहते थे कि नहीं, ये एक मुद्दा ऐसा है जो लोगों को प्रभावित कर रहा था। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि इस संकट के समय सरकार ने जितनी पारदर्शिता से मदद दी लोगों की, तो आप
जो राशन था लोग देते नहीं थे, बढ़ता नहीं था, वो राशन लोगों के घर तक पहुंचा, उसकी जांच हुई, इनके कार्यकर्ता घर घर जाते थे, वो पूछताछ करते थे। तो लोकतंत्र इसी तरह चलता है। और ये जो प्रणाली थी कि साहब अम्मा राशन मिला कि नहीं मिला, मिलता है कि नहीं मिलता, ये जो सक्रियता थी कार्यकर्ताओं की, ये बहुत गहरा असर कर रही थी। और जो पैसा था वो सीधे खातों में जा रहा था। होता क्या था कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 भेजता हूं 85 बीच में ही खा जाते हैं लोग, 15 भी पहुंचता है, मुझे लगता है 15 भी नहीं पहुंचता था, इसमें 100 का 100 पहुंचा, और यही लोगों के लिए आश्चर्य और खुशी का विषय था। फायदा पहुंचा। अमिताभ तिवारी जी, यूपी में 403 सीटें हैं, काफी बड़ा विस्तार है, पश्चिम में विरोध को रोक पाने में बीजेपी कामयाब रही, तो क्षेत्रवार भी देखा जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन मिलती है कि नहीं। तो कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां सरप्राइज सपोर्ट कहें कि बीजेपी को मिला, और उसका असर मंत्री पद जब बटेंगे तो दिखाई देगा? जी, वेस्टर्न यूपी उसमें से जरूर एक सरप्राइज क्षेत्र रहा है। फेज 1 एंड फेज 2 अगर हम देखेंगे तो उसमें जो भाजपा को एक डेंट की उम्मीद लगाई जा रही थी वो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। फेज 1 में तो बीजेपी ने स्वीप किया है वहां पे, और खास करके जाट कम्युनिटी जो कि बताई जा रही थी कि नाराज चल रही है भाजपा से, फार्म लॉस के रिपील के बाद ज्यादा जाट समुदाय ने 2017 के कंपैरिजन से इस बार भाजपा को सपोर्ट किया है। तो फेज 1 यानी वेस्टर्न यूपी से हमें अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है। और मुझे यह भी लग रहा है कि जो पूर्वांचल है, जहां पर खास करके फेज 7, जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक बहुत कड़ी टक्कर दी है, लगभग टाई हुआ है 28 और 26 सीटों का 54 में से, वहां से भी हमें ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक वीक लिंक है भारतीय जनता पार्टी का। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो मंडल 2.0 था वो कहीं ना कहीं जमीन पे जरूर कामयाब रहने में सफल रहा। तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक जो हैं उत्तर प्रदेश के, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इस बार हमें थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ से समर्थन मिल सकता है। एक जो आपने एक सवाल पूछा था ब्रजेश जी से, उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि क्या चला क्या नहीं चला। तो जहां समाजवादी पार्टी MY के ऊपर काफी डिपेंडेंट थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको MY स्क्वायर कर दिया। मोदी योगी प्लस या मल्टीप्लाइड बाय महिला योजना वर्सेस MY ऑफ समाजवादी पार्टी। तो MY स्क्वायर का तो आप पता ही है, मैथ्स में MY स्क्वायर हो गया वर्सेस MY, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट। चलिए सर, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। आज उन्होंने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, BL संतोष से उन्होंने मुलाकात की, और अब प्रधानमंत्री से इस वक्त उनकी मीटिंग चल रही है। कुछ देर बाद JP नड्डा से वो मुलाकात करने वाले हैं, और फिर उसके बाद रक्षा मंत्री, और आखिर में वो अमित शाह से मिलेंगे। तो इस मीटिंग पर योगी आदित्यनाथ की हमारी लगातार नजर बनी हुई है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में CM डेजिग्नेट योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात चल रही है। दूसरी कैबिनेट कैसी हो, सरकार कैसी हो, उससे पहले की गतिविधि है। और ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा हुई थी क्षेत्रवार कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में बीजेपी को चुनौती थी, जिसको पार पाया है। सवाल राकेश त्रिपाठी जी से। राकेश जी, पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो वहां बीजेपी ने मऊ, बलिया, इन इलाकों में काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो क्या 2024 के नजरिए से इन क्षेत्रों पर विशेष फोकस होगा जब कैबिनेट तय की जा रही हो, सरकार की रूपरेखा तय की जा रही हो? देखिए पवन जी, आप जब आजमगढ़, मऊ और बलिया की बात कर रहे हैं तो साथ साथ में गोरखपुर मंडल की भी बात करेंगे। गोरखपुर हो, देवरिया हो या कुशीनगर हो, जहां हमने क्लीन स्वीप करने का काम किया है, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई है। तो कई अलग अलग प्रकार के जिले हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमारे लिए जो चुनौतियां हैं, जिस तरह से विशेष तौर पर आजमगढ़ को लेकर के हम कहें तो आजमगढ़ में पिछली बार की परफॉर्मेंस से हमारी परफॉर्मेंस हम जितना चाहते थे सुधार करना, उतनी नहीं हो पाई। यद्यपि ये बात सही है कि हम सभी सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे और हमारे वोट परसेंटेज में काफी वृद्धि हुई है।
तो कैसे इन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व कैसे मिल सके, वहां पर हम अपने लिए क्या नई रणनीति बना सके, ये बातें जरूर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संज्ञान में रखते हुए इन क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व देने का प्रयास जरूर करेगा, ताकि कैसे आजमगढ़ में, मऊ में, बलिया में या गाजीपुर में, जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, वहां आने वाले दिनों में हम परफॉर्मेंस कैसे बेहतर करें। और लोकसभा के चुनाव में भी हम, चूंकि पिछली बार गाजीपुर हो या आजमगढ़ हो, हम वहां सफलता में नहीं हासिल हो सकी थी, तो कैसे हम यहाँ, या मऊ घोसी की भी सीट थी जहां हमें सफलता नहीं मिली थी, तो लोकसभा के चुनाव में 2024 जब चुनाव आए तो हम वहां सफलता हासिल कर सके, ये लक्ष्य लेकर के निश्चित तौर पर जरूर कुछ पार्टी इस बारे में रणनीति बनाएगी। चलिए, हम शिवम आपसे भी बात करेंगे, अमिताभ जी भी हमारे साथ है, ब्रिजेश जी, उनसे भी बात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ, इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मीटिंग चल रही है और इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि कुछ, अगर वो बाहर निकले, कुछ उनसे बात हो पाए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इस वक्त आपको मालूम है कांग्रेस मुख्यालय में CWC की बैठक चल रही है। यूपी समेत 5 राज्यों में करारी हार की समीक्षा के लिए यह बैठक हो रही है। राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग को लेकर। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दरअसल गांधी परिवार के जो तमाम सदस्य हैं उनकी रणनीति क्या होगी, लेकिन यहाँ ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, ये राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, G23 के तमाम नेताओं, पवन, उनकी तरफ से यह प्रस्ताव आया था, मुकुल वासनिक के नाम को आगे बढ़ाया गया था, जिसे हाईकमान ने सिरे से इनकार कर दिया और अब ये कहीं ना कहीं इसको स्क्रिप्टेड भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, और यहां राहुल गांधी के समर्थन के नारे लग रहे हैं और शायद कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि समस्या की बजाय चर्चा हर बार परिवार तक सिमट जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार गठन पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की बातचीत लगातार जारी है। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत की बधाई भी दी है। पीएम आवास पर पिछले करीब 45 मिनट से यह बातचीत चल रही है और थोड़ी ही देर बाद योगी आदित्यनाथ की शाम 6 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होने वाली। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत चल रही है योगी आदित्यनाथ से। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। शिवम, एक सवाल जो बीच में मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि विपक्ष की तरफ से नैरेटिव चलाया गया था कि किसान इस बार सबक सिखाएंगे, तो ये नैरेटिव जो है, क्या उसकी जमीनी हकीकत कुछ और थी और बीजेपी को मालूम थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला? पंकज जी, मैं ना किसानों पर बस 10 सेकंड में आता हूं। अभी बीच में आपने राहुल गांधी को लेकर देखा कि राहुल गांधी जो है वहीं बने रहे, कांग्रेस छोड़े ना, या फिर यूं कहिए कि पद से इस्तीफा ना दे, जो कि है नहीं उनके पास, या मतलब सोनिया जी ना दें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के ऑफिस के बाहर ये जो सारी भीड़ है ये भारतीय जनता पार्टी वालों की है। मतलब एक व्यक्ति ने जिसने पार्टी को पूरा खत्म कर दिया, उसको उसके पद पे बने रहने के लिए कौन प्रोटेस्ट करेगा? आप मुझे एक चीज बताइए, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, तमाम तरह के इलेक्शन हारे, और आज भी उनके लिए लोग खड़े हुए हैं। मतलब ये मेरा फिर से सवाल जवाब यही है राकेश जी से कि कहीं आपके लोग तो नहीं है, क्योंकि जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एज है। मतलब हम कौन सी सदी में है? अब मैं किसानों पर आता हूं। किसानों की जो आपने बात कही वो एक प्रोपेगेंडा था, एक नैरेटिव बिल्ड करने की बात की। जो जाट कौम खासतौर पे है, इस देश की सबसे भोली कौम है, सपाट बिल्कुल साफ कहने वाले, अगर उनके बीच में इस तरह की कोई भी ऐसी बात होती तो वो वोट्स में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होती। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई और आपने कुछ न्यूज चैनल्स पर देखा भी होगा योगेंद्र यादव जी और तमाम किसान नेताओं को कहते हुए और संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष को कहते हुए ये बात कि हमें किसान आंदोलन तो जो है बिल वापस लेना तो सेकंड प्रायोरिटी है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हटाना है। योगेंद्र यादव बैठकर न्यूज चैनल्स पर कह रहे हैं कि हमने तो जमीन बनाकर दे दी थी, अब हम खिलाड़ी तो है नहीं। मतलब आप इस टॉपिक से, इस बात से ही इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कुछ एजेंडाधारी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इतनी नफरत करते हैं और उसके लिए उनको चाहे इस देश में आग लगानी पड़े, चाहे इस देश का चक्का जाम कराना पड़े, चाहे इस देश को शाहीन बाग बनाना पड़े, चाहे इस देश को जैसा गाजीपुर में हुआ बॉर्डर जाम करना पड़े, चाहे पूरा देश खत्म हो जाए, लेकिन उनका अपने जीवन के अंतिम समय तक, मतलब जब तक वो इस दुनिया में है, उनका बस एक ही सपना है कि किसी तरीके से जब वो इस दुनिया से जाएं तो उससे पहले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाएं। मुझे लगता है
जनता ये तय करेगी, और ये इस जन्म में तो होने वाला उनके सामने तो कम से कम नहीं है, क्योंकि जब एक नेता जनता के बीच में होता है, जनता के लिए काम करता है, तभी इस तरह का मैंडेट आता है। आप मुझे एक चीज बताइए, 1% भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये जमीन पर था, सब कुछ प्रोपेगेंडा था। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस देश को इन चीजों से खास तौर पर विशेष ध्यान रखना होगा। हमने शाहीन बाग देखा, उसके बाद दंगा देखा, हमने गाजीपुर देखा, वो तो वोट्स आए और तमाम चीजें, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चलिए ठीक है, देश की वजह से इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, इस चीज में कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम नहीं समझा पाए तो मैं माफी मांगकर वापस लेता हूं। अगर इस देश में कल कोई रिफॉर्म्स आएंगे, और ये जो मोदी नफरत में देश से नफरत करने वाले लोग हैं, हर रिफॉर्म पर ऐसे सड़कें जाम करके बैठेंगे, तो ये तो देश कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। 70 साल से रिफॉर्म नहीं हुए, जिस रिफॉर्म की वो बात करते थे, आज आपने उसको फिर वापस कर दिया। मेरा मानना है आपकी नफरत मोदी जी से है, वो ठीक है, आप उनको एक आंख नहीं देखना चाहते, वो ठीक है, लेकिन इस देश की ग्रोथ में इस तरीके से अड़कर मत खड़े हो जाइए। और जैसा कि सब बार बार कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि ये मोदी विरोध में कब देश विरोध और इस आम जनता का विरोध करने लगते हैं, इनको खुद भी ये समझ नहीं आता। बिल्कुल। और राकेश जी, कहीं ना कहीं जितनी बंपर जीत आपकी पार्टी को मिली है उत्तर प्रदेश में, अब दूसरी बार योगी जी सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसे में वो जीत तो मिली है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और उस पर खरा उतरना, तो पहले 6 महीने बहुत क्रूशियल रहने वाले होते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पंकज जी, इस बात से हम सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां की जनता राजनीतिक तौर पर बेहद परिपक्व है, राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है। देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला ये उत्तर प्रदेश, निश्चित तौर पर जहां हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाया करती थी, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं बहुत ऊंची हुआ करती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर जब 37 सालों बाद एक भरोसा जताने का काम किया है कि एक पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट हुई है, तो ये जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हम पर हो गई है। और हमने जो संकल्प पत्र जनता के बीच में सामने रखा है, जो हमने 5 वर्षों में अपने काम प्रारंभ किए हैं, हम उसको और द्रुत गति से बढ़ाने का काम बुलडोजर चलता करेंगे, रहेगा, क्योंकि ये सबको मालूम है कि किस तरह से कोरोना के कालखंड में। जी राकेश जी, बुलडोजर चलता कोरोना रहेगा के कालखंड में जिस तरह से चीजें प्रभावित हुई, देखिए बिल्कुल चलता रहेगा। जो भी अपराधी माफिया हैं, जिस प्रकार के अपराधी माफियाओं पर बहुत हमने प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया था, और जो कई बचे खुचे लोग हैं, हालांकि हमने प्रभावी कार्रवाई करके एक दहशत बैठाने का काम अपराधी माफियाओं के मन में करने का काम किया है कि अब सत्ता का संरक्षण नहीं होगा, और जो भी गरीबों की धन को लूट करके या उनकी जमीनों पर कब्जा करके बैठे रहे हैं, उन पर हमने प्रभावी कार्रवाई की है। हम ऐसी कार्रवाइयों को रोकने वाले नहीं है, और जो भी कानून को तोड़ने का काम करेंगे, कानून हाथ में लेने का काम करेंगे, उन पर बहुत प्रभावी कार्रवाई होगी। और आपको जानकारी दूं कि अभी लखनऊ और मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, और कई ऐसे अपराधी जिनको ये भ्रम हो गया था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने वाली है, क्योंकि वो पहले ऐसा महसूस करते थे कि हर 5 वर्ष बाद सरकार बदल जाती है, सरकार बदल जाएगी तो फिर हमारी एक ऐसी सरकार आ जाएगी जिसकी सरपरस्ती में हम फिर अपराध के अपने तंत्र को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी गलतफहमी जिन्होंने मुगालते पाल लिए थे, उन पर कार्रवाई करना उत्तर प्रदेश की पुलिस ने फिर से प्रारंभ कर दिया है। आज ही मुजफ्फरनगर में अभी एनकाउंटर में एक अपराधी को पुलिस ने घायल किया है, और ऐसे जो भी अपराधी हैं उनको हम उनके पैरों पर खड़े नहीं रहने देंगे, उनको निश्चित तौर पर निस्तानाबूद करने का काम करेंगे। बुलडोजर भी चलता रहेगा, लेकिन गरीब कल्याण की जो नीतियां, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, हम उस मंशा को उत्तर प्रदेश में 100% लागू करने के लिए जो गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो हमने उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, हम उसको बहुत तेज गति से आगे लेकर के जाएंगे। क्योंकि कोरोना कालखंड के कारण विकास की कई परियोजनाएं प्रभावित हुई थी। अब हम कोरोना से धीरे धीरे उभरे हैं, तो इन योजनाओं को हम और कैसे एक्सप्रेस गति से लेकर के चल सके, उत्तर प्रदेश को जो हम एक्सप्रेस वे का प्रदेश बना रहे हैं, उसको हम और तेज गति से कैसे लेकर के चल सके, फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बना सके। कई ऐसे सारे प्रोग्राम हैं जो प्रोग्राम पाइपलाइन में हैं, उसको कैसे और गति से आगे बढ़ा सके, हम इसके लिए अपने काम तेज गति से प्रारंभ करेंगे। अमिताभ तिवारी जी, बीजेपी का एक नैरेटिव है कि जात पात नहीं, सबको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उसी आधार पर कैबिनेट बनेगी। हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या मुस्लिम और यादव समाज से भी होगा, क्योंकि उनका समर्थन नहीं मिला है, और अगर उनका समर्थन चाहिए तो क्या ये विश्वास की कोशिश रिप्रेजेंटेशन दे के हो सकती है इस कैबिनेट में? हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपको याद होगा, पिछली बार भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एक कैबिनेट मिनिस्टर आउट ऑफ 60 मिनिस्टर्स मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर भाजपा ने टिकट्स बंटवारे नहीं किए हैं तो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। और इस बार तो खास करके और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी प्रचंड जीत बिना ठीक ठाक माइनॉरिटी सपोर्ट के भाजपा को मिल नहीं सकती। कहीं कहीं जरूर लगता है कि मुस्लिम महिलाओं ने खास करके इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर और ट्रिपल तलाक वगैरह के मुद्दे पर भाजपा को सपोर्ट किया है। और इस बार हम जरूर देखेंगे कि
MY समाज से भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। देखिए, इस बार ये भी हो सकता है कि योगी 2.0 भी काफी हमको एक लिबरल फॉर्म में नजर आ सकते हैं, और ऑल इंक्लूसिव सबको एक साथ लेकर के चलने की जो एक प्रक्रिया है, उनकी तरफ से भी मुझे लगता है इस बार देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और ब्रिजेश जी, इसी को मैं थोड़ा इसी बातचीत को आगे अगर बढ़ाऊं, जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं, यानी अगर हम सेंटर में भी देखें तो वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश होती है, यानी युवा जो हैं उनकी भागीदारी और अनुभवियों की भागीदारी और महिलाओं की भागीदारी, ये बैलेंस करने की कोशिश होगी योगी 2.0 की जो सरकार बनेगी उसमें भी। हाँ, इसका पूरा प्रयास होगा। कारण क्या है कि वास्तव में एक जातीय संतुलन एक तरफ साधा जाएगा, क्षेत्रीय संतुलन अलग है, क्योंकि पश्चिम और पूर्व मध्य की बात तो मध्य में के लोग तो शामिल होंगे, अवध क्षेत्र के लोग शामिल होंगे, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इस पर विशेष इस बात ध्यान दिया जाएगा। और कारण क्या है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहे बीजेपी के लिए। भले ही बीजेपी जीती है वहां पर, लेकिन जिस ढंग के समीकरण बने बिगड़े और उसके बाद ये सफलता मिली है, इस पर विशेष ध्यान देंगे और युवा चेहरों को इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि मैंने पिछली मंत्रिमंडल में देखा था कि जो विस्तार हुआ था उसमें बहुत से युवा लाए गए थे। तो ये सारा कुछ रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि दलित वर्ग जो है उसने इस बार बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट दिया है। बहुत ऐसा कैडर है जो मायावती का जो सपोर्टर था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो वो वोट बैंक को कैसे स्थायी किया जाए, कैसे उसको पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए या उसको बढ़ाया जाए, इसके लिए विशेष इस सरकार में जोर देंगे और ऐसे लोगों को लाएंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगरा उत्तर से जीती है बेबी रानी मौर्य, कन्नौज से असीम अरुण जीते हैं। ये एक ऐसे चेहरे हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है और ये अपने समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और ये चमकते चेहरे भी हैं। ऐसे लोगों को ला करके हमारे ख्याल से सारे संतुलन तो कुल मिलाकर अगले 24 महीने 2024 के चुनाव के नजरिए से हर एंगल से बैलेंस करने की कोशिश बीजेपी की होगी और वही कोशिश इस कैबिनेट में दिखाई देगी। आप सब ने इंडिया टीवी को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।